जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 8 से 10 ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था जब भी इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि इन सभी टॉपिक को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। मतलब ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं सारे टॉपिक समझा दूंगा, अच्छे से याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानवाधिकार की। ठीक है, तो मानवाधिकारों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मानवाधिकार होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने की वजह से मनुष्य को प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है मानवाधिकार। यानी कि आप मनुष्य हैं और आपको कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो उनको आप क्या कहेंगे, मानवाधिकार कहेंगे। ठीक है, मानवाधिकार जो हैं ये पूरी मानव जाति को प्राप्त हैं। संसार में कोई भी मानव जाति हो उसको किसी न किसी प्रकार के मानवाधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अपने देश के जो मौलिक अधिकार हैं ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। और भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है। इसी के साथ भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी व्यवस्था करी गई है। जो भारत के मौलिक अधिकार हैं इनका संरक्षण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, अब हम जो कहानी है मानवाधिकारों की इसको शुरू से शुरू कर लेते हैं। बात है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की। जो दूसरा विश्व युद्ध होता है ये कब से कब तक चलता है, 1939 से लगाकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। ठीक है, 1945 में हो जाता है समाप्त। यदि हम बात करें एग्जैक्ट डेट की तो ये 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, इस युद्ध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं, महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ गलत हो जाता है जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे में जब ये युद्ध समाप्त होता है तो बहुत सारे देश मिलकर ये चर्चा करते हैं कि यार इस प्रकार का कोई गलत काम ना हो, इसके लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। और उपाय क्या होता है, इसके लिए एक संघ बनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, कब बनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को। और जो यूएनओ बनता है इसका उद्देश्य यही होता है कि इस प्रकार का युद्ध दोबारा ना हो। ठीक है, पूरे देश में पूरे देश में शांति बनी रहे। और इसका तीसरा उद्देश्य होता है जो मानव अधिकारों का हनन हुआ है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके साथ भी गलत हो गया है तो इसके लिए भी उपाय होने चाहिए। ठीक है, मतलब मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 उद्देश्य होते हैं और इनके लिए यूएनओ की स्थापना करी जाती है। और यूएनओ इस प्रकार के काम ना हो इस क्रम में अच्छे अच्छे कदम भी उठाता है। ठीक है, और इसी क्रम में यूएनओ की तीसरी बैठक होती है पेरिस में। और तीसरी बैठक में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर देता है ताकि पूरी दुनिया में जो मानव हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो जाती है 1946 में। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है इसको मानव का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है ये किसके अधीन होता है, तो ये आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद के अधीन होता है। ये क्या है, तो जो यूएनओ है ना इसके 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से एक है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ है इसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पेरिस में करी। कब, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मानव अधिकारों की मसौदा समिति बनती है और मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है एलेनोर रूजवेल्ट के लिए। ये उस समय जो रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे ना, ये उनकी पत्नी है, तो इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर क्या होता है,
15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का और विस्तार होता है, इसमें और देश जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर इसका नाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मतलब 2006 के टाइम पे क्या होने लगा था, बहुत सारे जो देश हैं वो इस आयोग में जुड़ने लगे थे, ठीक है। तो फिर क्या किया, इनने नाम तो बदला, ठीक है। नाम बदलने के साथ जो सदस्य देश जुड़ रहे थे इस आयोग में, उनका कार्यकाल भी फिक्स कर दिया। कितने साल का? 3 साल का कार्यकाल कर दिया। अभी अपना देश भारत जो है इसका सदस्य है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बना, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र ने बनाया, तो इसको देखकर बहुत सारे देश अपने अपने देश के अंदर एक मानवाधिकार आयोग बनाने लगे। और इसी क्रम में अपना जो भारत देश है ना, ठीक है, ये भी प्रेरित हुआ। अपना देश भारत जो है ये कब प्रेरित हुआ? तो पेरिस सम्मेलन 1991 से अपना देश प्रभावित हुआ, ठीक है। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करता है अपना देश भारत, ठीक है। एग्जिट डेट याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे 12 अक्टूबर 1993 को होती है। ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? तो इसका अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और इसके लिए पहला अध्यक्ष बनाया जाता है रंगनाथ मिश्र के लिए। अच्छा, हम बात करें वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य में से एक अध्यक्ष है और 5 क्या हैं? 5 हैं सदस्य, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखना, एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। पहले ये 5 वर्ष था, लेकिन अब कितना कर दिया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 5 वर्ष से घटाकर इनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? नहीं। जो संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों नहीं? मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं हुआ। 1993 में ये बनाया गया है, भारत सरकार ने इसको बनाया है। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसको हम NHRC कहेंगे। तो NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी जाती है। ध्यान रखना, जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उसके लिए एक समिति बनती है। उस समिति में कौन कौन रहता है ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो समिति बनती है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा इस समिति में लोकसभा का अध्यक्ष होगा, पहले तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, ठीक है। फिर लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है ना वो होगा, फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो है वो होगा, और फिर राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी कि जो उपसभापति हैं वो भी शामिल होंगे। मतलब NHRC के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनती है ना उसमें इतने लोग होंगे। और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा भैया? तो प्रधानमंत्री साहब करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग कितना डिटेल में हम जा रहे हैं? यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये तो हमने बात करी, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जो संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग बनाया था उसको हमने पढ़ लिया। फिर देशों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाए, उसी क्रम में अपने देश ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो राज्य है ना भारत के, वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य जो हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ो कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जो कि समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश है ना ये भी अपने मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत करता है। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना, इसकी धारा 21 में क्या लिखा है
कि राज्य मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना करेंगे। तो इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 में करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया जाता है? लखनऊ में बनाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है यूपी का, उसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष कौन होगा? जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो रहा था, उसी प्रकार से राज्य में हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष होगा। कार्यकाल तो सेम है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल है। ठीक है। अच्छा, संविधान में जो अभी हमने मानवाधिकार आयोग जो थे ना, जितने भी थे उन सभी को हमने पढ़ लिया। अब मानव अधिकारों के लिए संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से भाग में किया गया है मूल अधिकारों का वर्णन? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। याद रखना, जो संविधान का भाग 3 है ना, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक अनुच्छेद 14 है। ठीक है। मैंने बताया कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हम ऐसे अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक है अनुच्छेद 14, ये पूछा जाता है। इसमें क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता होगी। चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सभी के लिए क्या होगा? विधि के समक्ष समानता होगी। चाहे कोई SC कैटेगरी से है, ठीक है, चाहे कोई जनरल कैटेगरी से है, सभी के साथ जो है विधि के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। 15 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरियों में समानता होगी। ठीक है, ये कहा गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। 18 में उपाधियों का अंत किया गया। 19 में बोलने की आज़ादी दी गई। ठीक है, पत्रकार वगैरह इसी के तहत बोलते हैं, मतलब कोई भी भाषण देता है तो अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगा। 23 में मानव के दुर्व्यापार यानी कि जो मानव तस्करी होती है, ठीक है, और बलात्श्रम किया करवाया जाता था, उस पर निषेध लगाया गया है। 24 में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में जो काम करवाते थे ना, ठीक है, कारखानों में, कंपनियों में, तो इस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, आप जिस धर्म के हैं वो उस प्रकार का काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत का काम नहीं है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनका हनन होता है, ठीक है, हनन कोई कर रहा है, हनन हो रहा है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर बताएंगे कि हमारे ये मूल अधिकार हैं, संविधान ने हमें दिए हैं, लेकिन इनका हनन हो रहा है। समझ गए आप लोग? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये बात मैं भी जानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। आपके सिर पे बहुत ज़्यादा वर्णन है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि अपनी ई बुक्स को लॉन्च किया और इसमें मैंने डिस्काउंट ऑफर भी दे दिया है। ठीक है, और हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन 3 ई बुक में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे बेस्ट ई बुक है, ये है यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक। इसमें यूपी जीके प्लस करंट के वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 8 टॉपिक है ना, इनको भी मैंने इसी ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है। मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो भी मिल जाएंगे, यूपी जीके मिल जाएगा, यूपी करंट मिल जाएगा एक ही ई बुक में।
इसके अलावा जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो कंप्लीट आपको कहाँ पर मिल जाएगा, हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक में। इसके अलावा इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है ये थर्ड वाली ई बुक में मिल जाएगा। मतलब इन ई बुक्स में मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, हम ये कहेंगे कि 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं ई बुक से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से इन ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विमुद्रीकरण। इसको नोटबंदी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। ये क्या होता है, हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, जब देश में काला धन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। तो अर्थव्यवस्था के बड़े इस खतरे को दूर करने के लिए और देश में जो काला धन बढ़ गया है इसको वापस लाने के लिए डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी किया जाता है। कैसे करते हैं, तो जो करेंसी चलन में है, ठीक है, जो पुरानी करेंसी है उसको बंद किया जाता है और नई करेंसी का प्रचलन शुरू किया जाता है। अच्छा, ऐसे होती है नोटबंदी। तो अब तक कितनी बार ऐसा हो चुका है, अब तक 3 बार विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में ब्रिटिश सरकार के समय में, और इस समय 1000 और 10,000 के जो नोट चल रहे थे ना, इनको बंद कर दिया गया था। दूसरी बार नोटबंदी कब होती है, तो 1978 में दूसरी बार विमुद्रीकरण किया जाता है। ये दूसरी बार है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण होता है, क्योंकि हम स्वतंत्र होते हैं 1947 में, ठीक है। और दूसरी बार 5000 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था, ठीक है। ये आज़ाद भारत का मैं बता चुका हूँ पहला विमुद्रीकरण था। और इस समय कौन क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछे ही जाते हैं कि 1978 की नोटबंदी के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, आप कहेंगे मोरारजी देसाई थे। कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी, जो अब बीजेपी कहलाती है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे, तो HM पटेल थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी थे। वित्त सचिव कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और RBI के गवर्नर कौन थे, तो IG पटेल RBI के गवर्नर थे। इन सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरी बार नोटबंदी हुई कब, 8 नवंबर 2016 को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद आया कुछ, है ना। तो 8 नवंबर 2016 आपको डेट याद रखना है। इस डेट को मोदी जी आए थे टीवी पर, उनने कहा था कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं अब वो बंद किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था। प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकार थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, RBI के गवर्नर थे उर्जित R पटेल, ठीक है। इन सभी के नाम याद रखना। अच्छा, हम बात करें आगे कुछ और फैक्ट हैं। तो देखिए, अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए 31 जनवरी 2017 को स्वच्छ धन अभियान शुरू किया गया। ये SI में पूछा गया था क्वेश्चन कि स्वच्छ धन अभियान कब शुरू किया गया, तो आप कहेंगे 31 जनवरी 2017 को ये अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच करना, ठीक है। और कुछ और फैक्ट हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है, ठीक है, 1 रुपये का नोट तथा सिक्का कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी के जितने भी नोट होते हैं, जितने भी नोट चलन में हैं भारत में, उन सभी पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपये के नोट पर क्या होता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो आप कह देना 17 भाषाएं लिखी होती हैं, ठीक है। और अपनी करेंसी का एक सिंबल है ये वाला, ठीक है। अपनी करेंसी क्या है, रुपया, ठीक है। तो रुपया का एक सिंबल है, ठीक है। और इस सिंबल को 2010 में घोषित किया गया था। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल की रचना किसने की या फिर ये सिंबल किसने तैयार किया, उदय कुमार का नाम आप याद रखना।
ये रुपए चिन्ह के वास्तुकार हैं। ठीक है, आईआईटी के ये छात्र हैं और इनने रुपए चिन्ह को बनाकर तैयार किया। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत में नोट छापने के कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश के देवास में हैं, यहाँ पर नोट छापने की स्याही बनती है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कागज़ बनता है। एक नासिक में कारखाना है, एक मैसूर में है और एक पश्चिम बंगाल के सालकी में भी है। ओके, सिक्के ढालने का जो टकसाल है वो कहाँ कहाँ पर है। नोएडा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और हैदराबाद में है। अच्छा, भारत रत्न का जो पदक है ये कहाँ पर ढाला जाता है, तो मुंबई और कोलकाता में भारत रत्न का पदक ढाला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं नोटों पर अंकित चित्र तथा रंग के बारे में, कि कौन से नोट पर कौन सा चित्र अंकित है और कौन सा नोट किस रंग का है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 रुपये का जो नोट है। ठीक है, 5 रुपये का जो नोट है इस पे ट्रैक्टर का चित्र अंकित है। किस चीज़ का? ट्रैक्टर का चित्र अंकित है। और कौन से रंग का ये नोट है? हरे रंग का। 10 रुपये का जो नोट है दोस्तों, इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और चॉकलेटी ब्राउन कलर का ये नोट है। 20 रुपये की नोट की यदि हम बात करें तो इसमें एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक है, और हल्का पीला रंग है इस नोट का। जो 50 रुपये का नोट है इसमें हम्पी का रथ बना हुआ है। ठीक है, और कौन से रंग का है? तो ये ब्लू रंग का है। 100 रुपये के नोट की यदि हम बात करें, 100 रुपये का नोट, तो इस पर रानी की बाब बनी हुई है, रानी की बावड़ी। ये कौन से रंग का है? तो ये नीले रंग का है। ठीक है, और जो 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट, इस पर सांची के स्तूप बने हुए हैं और ये कौन से रंग का है? तो ये पीले रंग का है। 500 रुपये की नोट की हम बात कर लेते हैं। 500 रुपये का जो नोट है ये क्या बना हुआ है इस पे? तो इस पे लाल किला बना हुआ है। ठीक है, और ये कौन से कलर का है? तो ये स्टोन ग्रे कलर का है। और 2000 रुपये के नोट की यदि हम बात करें तो इस पे मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, और ये मैजेंडा रंग का है। कौन से रंग का है? मैजेंडा रंग का। तो ये सारे नोट आपको याद रखना है कि किस रंग के हैं और कौन से नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा साइबर क्राइम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो देखिए, गैर कानूनी तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्राइम होता है, वो अपराध होता है। इसी प्रकार से गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट के द्वारा किया गया अपराध जो है वो साइबर अपराध कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप अपराध कर रहे हैं उसमें आप कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट यदि इन सभी का यूज़ कर लेंगे तो वो अपराध साइबर अपराध हो जाएगा। ठीक है, साइबर क्राइम के लिए कई सारे कानून भी बने हैं। जैसे एक आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है इसको राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो आप कहना कि 9 जून 2000 को दी। और ये कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति आपसे पूछा जाएगा कब लागू हुई? तो आप कह देना 2013 को लागू हुई। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबर सुरक्षा का जनक किसको कहा जाता है? बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक कहा जाता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया? आप कहेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में। और भारत का पहला राज्य जिसने एक साथ अपने सभी ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले हैं, तो ऐसा राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 का संबंध किससे है? तो आप कहना साइबर अपराध से। और दोस्तों ये जो कन्वेंशन है इसमें भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, साइबर क्राइम से संबंधित बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, बहुत सारी ऐसी शब्दावली हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा हैकिंग के बारे में। हैकिंग क्या होता है? किसी भी वेबसाइट या कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मनचाहे ढंग से कोड करके अपने मन के मुताबिक कोई भी कार्य करवाना हैकिंग कहलाता है। ठीक है, और जो ये काम करता है वो क्या कहलाता है?
जो ये काम कर रहा है वो हैकर्स कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों हम हैकर्स की बात करें यदि, तो हैकर्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हैकर्स के प्रकार में पहला होता है ब्लैक हेट हैकर्स, दूसरा होता है वाइट हेट हैकर्स और तीसरा होता है ग्रे हेट हैकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैक की बात करें। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो डेटा को नष्ट करके या नेटवर्क को निष्क्रिय बनाकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से सुरक्षित नेटवर्क में घुसपैठ पैदा करने का प्रयास करता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों इसमें कि इसका इरादा गलत होता है। ठीक है, इसी क्रम में इसी के अपोजिट होता है दोस्तों वाइट हेट हैकर्स। ठीक है, ये क्या होता है, तो वह हैकर जो जन कल्याण या सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए अपने हैकिंग कौशल का प्रयोग करता है, वो वाइट हेट हैकर्स कहलाता है। जन कल्याण के लिए मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है और एक इंजीनियर बंदा है, वो हैकर्स है, उसने हैकिंग का कोर्स भी करा है। ठीक है, तो बड़ी कंपनी का नेटवर्क तो बड़ा मजबूत होगा ना। ठीक है, अब ये हैकर्स है, इसने कोर्स किया हुआ है हैकिंग का। अब ये क्या करेगा, मतलब कई लोग ऐसा करते हैं, इसकी जो सिक्योरिटी है कंपनी की, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, और कंपनी को बताएंगे कि आपकी जो सिक्योरिटी है भैया इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं जितनी आप समझ रहे हैं, कोई भी इसको हैक कर सकता है। मतलब तोड़ेगा भी यही और यही बताएगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो मजबूत नहीं है, इसको आप मजबूत बनाइए। मतलब हो गया ना जन कल्याण, कंपनी का कल्याण हो गया ना, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इसने हैकिंग करी है। ठीक है, तो ये वाइट हेट हैकर्स कहलाएगा। ये ब्लैक के बिल्कुल अपोजिट होता है और इसका इरादा कैसा, इसका इरादा गलत नहीं होता है। इसी क्रम में एक ग्रे हेट हैकर्स होता है। तो ये वह व्यक्ति होता है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने के लिए अपनी हैकिंग कौशल का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का होता है, बस ये कमी बताता है कि आपके हार्डवेयर में कमी है, आपके सॉफ्टवेयर में कमी है, आपके नेटवर्क में कमी है। ये केवल कमी बताने के लिए क्या करता है, हैकिंग करता है। इसका भी इरादा गलत नहीं होता है। केवल जो ब्लैक हेट हैकर्स है इसका इरादा गलत होता है। तो ये हैकर्स के 3 प्रकार हैं भैया। पूछे जाते हैं आपसे, थ्योरी दे दी जाती है कि निम्न में से किस हैकर्स का इरादा गलत नहीं होता है, या फिर कौन जो है अपने फायदे के लिए किसी के नेटवर्क में घुसपैठ पैदा करता है। तो परिभाषा से ही आपको सारे क्वेश्चन पता चलेंगे। अब एक टर्म है स्पैम ईमेल। ये क्या होता है, तो ईमेल जो है, ईमेल के द्वारा बल्क में भेजे गए अवांछित संदेशों को स्पैम ईमेल कहा जाता है। ऐसे ईमेल जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो ईमेल हैं ये स्पैमर्स द्वारा प्राप्तकर्ता से महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के इरादे से भेजे जाते हैं। और स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है और इसी को बस स्पैम भी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोगों ने भी देखा होगा बल्क में बहुत सारे मैसेज आते हैं, बड़े बड़े मैसेज आते हैं, और अपना जो जीमेल है ना, ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक स्पैम फोल्डर अलग से देखा होगा। देखा कि नहीं देखा, फटाफट से कमेंट करके बताना। स्पैम फोल्डर जो है आजकल तो अपने मोबाइल में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जो बेकार मैसेज होते हैं जिनमें वायरस होने की संभावना होती है, तो इस टाइप के मैसेज जो हैं, मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, मेल की भी बात कर रहे हैं, इस प्रकार के मैसेज जो हैं स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। मोबाइल को ऐसा लगता है कि इसमें वायरस होने की संभावना है। ठीक है, तो वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, अगर नोटिस नहीं किया है तो अब से करना। अब हम बात कर लेते हैं फिशिंग की। फिशिंग क्या होता है, इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखाधड़ी को फिशिंग कहा जाता है। नकली वेबसाइट बना लेते हैं, जैसे हम बात करें बहुत ज़्यादा कोई एक फेमस एडुकेटर हैं, ठीक है, हम उत्कर्ष की ही बात कर लेते हैं, जैसे एक उत्कर्ष जो एडुकेटर हैं, अब उनके नाम की जो वेबसाइट है वो कई सारे लोगों ने बना ली है। ठीक है, अब बना तो ली है, लेकिन यदि आप किसी स्टूडेंट से ठगी करते हैं उत्कर्ष के नाम पर, ठीक है, उत्कर्ष के जैसी आपने वेबसाइट बना ली है,
उसी नाम से आपने वेबसाइट बना ली है, लेकिन यदि आप किसी यूजर से, किसी स्टूडेंट से इस उत्कर्ष के नाम से ठगी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो फिशिंग कहलाती है। ठीक है, और इस टाइप की जो धोखाधड़ी करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? फिशिंग हैकर्स कहलाता है। ये टर्म याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं बुलिंग की। ये बुलिंग क्या होता है भैया? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन पर गंदे कमेंट करना, गंदी गंदी धमकियां देना, तंग करना, ये बुलिंग कहलाता है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को तंग करना जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी करना हो, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। बोले भैया कैसे? तो देखिए, आपने किसी का वीडियो बना लिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर आप हमें ये नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, हमारा ये काम नहीं करेंगे, आप उसको तंग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? धोखाधड़ी आपको करना है, या तो उसका फायदा उठाना है, उससे पैसे वसूलना है, या फिर कुछ और वसूलना है, जो भी वसूलना है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर आएगा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कंटेंट को बनाने में। अब साइबर पायरेसी की हम बात कर लेते हैं। तो साइबर पायरेसी क्या होती है? पायरेसी मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, तो नकली सॉफ्टवेयर बनाकर कम दाम में बेचना। देखिए, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया अपने चैनल का, फ्री एजुकेशन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट डला है इस सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, अब कोई एक और एडुकेटर है, उसको लगा यार क्या करें, इसका हम एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसने हमारे सेम सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली। अच्छा, जो हमने एप्लीकेशन बनाया था इसको हमने पेड रखा था। कैसा? पेड। हम इसका 100 रुपये ले रहे थे। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने जो एप्लीकेशन बनाया है, या तो वो कम दाम में दे रहा है या फिर फ्री दे रहा है, वो 50 रुपये में दे रहा है। ठीक है, हम 100 रुपये में दे रहे थे, तो उसने हमारे सॉफ्टवेयर की एक पायरेसी कर ली है, एक कॉपी बना ली है और वो कम दामों में बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? साइबर पायरेसी कहलाएगा। लॉजिक बम क्या होता है भैया? लॉजिक बम की बात करें तो लॉजिक बम एक कोड का टुकड़ा होता है। ठीक है, जिससे किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी नेटवर्क में या फिर किसी सिस्टम में डाला जाता है। इसे अक्सर किसी संगठन के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक हमले के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जैसे कोई संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ठीक है, तो उसकी जानकारी निकालना है, तो एक सॉफ्टवेयर का एक कोड का टुकड़ा होता है, उसको हम कहते हैं लॉजिक बम। तो उनकी सारी जानकारी मिलती रहती है, इसलिए मतलब इस कोड का यूज़ करते हैं किसी संगठन की जानकारी लेने के लिए। समझ गए? अब ईमेल बॉम्बिंग्स की हम बात कर लेते हैं। ईमेल बॉम्बिंग्स क्या होता है? तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ताकि अकाउंट बंद हो जाए, और अकाउंट जब बंद हो जाएगा ना, तो आपसे कहेंगे बंद हो गया भैया, फ़ोन लगा के बोलेंगे आपका अकाउंट बंद हो गया है, खुलवाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजना और अकाउंट बंद कर देना। अकाउंट बंद हो जाने के बाद खोलने के लिए पैसे की मांग करना ईमेल बॉम्बिंग्स कहलाता है। समझ गए? अब साइबर क्राइम से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा हैकिंग शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो 1955 से 1960 के बीच में हैकिंग शब्द गढ़ा गया था, ऐसा कोई निश्चित वर्ष नहीं है। ठीक है, हैकर शब्द जो है सबसे पहले कहाँ से अस्तित्व में आया? तो एक संस्था थी, इसका नाम है शॉर्ट में इसको MIT कहा जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था से हैकर शब्द सबसे पहले अस्तित्व में आता है। पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हैकर सम्मेलन सबसे पहले 1993 में और लास वेगास नेवादा में हुआ था। और पहले हैकर सम्मेलन का नाम क्या था? मतलब ये जो सम्मेलन हुआ 1993 में, इस सम्मेलन को नाम दिया गया डेपकॉन। क्या? डेपकॉन इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा खालिस्तान सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स फ्री कॉल करने के लिए करते थे। दोस्तों, जो फ्रीकिंग है, ठीक है, फ्रीकिंग नाम की फ़ोन हैकिंग तकनीक सबसे पुरानी तकनीक मानी जाती है और इसका उपयोग हैकर्स
फ्री कॉल करने के लिए करते थे। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी जो हैकिंग है ये किसने करी, तो आप कह देना जॉन ड्रेपर नाम के एक हैकर्स ने करी थी। ठीक है। पहली व्यवहारिक प्रौद्योगिकी हैकिंग किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1978 में यह अस्तित्व में आई थी। और किस वर्ष हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चिंता का विषय बन गया? तो ये लगभग 1970 में चिंता का विषय बन गया था। वर्ष 1971 में प्रमुख हैकिंग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैंने बताया कि जॉन ड्रेपर था। ठीक है। और जॉन ड्रेपर ने 1971 में जो है ये वियतनाम के थे जॉन ड्रेपर, और इनने ये पता लगाया था कि फ्री में कॉल कैसे करते हैं, फ्री में फ़ोन कॉल कैसे करते हैं। और ये जो हैकिंग है ये लगभग पहली हैकिंग मानी जाती है। और इस प्रकार की हैकिंग को क्या कहा जाता था? तो फ्री किंग कहा जाता था। किस वर्ष कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के लिए एक इनस्क्रिप्शन तकनीक को एकीकृत करने का प्रयास किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में। अमेरिका में कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1984 में अपनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर वर्म्स वितरित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे रॉबर्ट टी मॉरिस था। और ARPANET सिस्टम को तोड़ने वाले हैकर का नाम बताइए। ARPANET सिस्टम को ही तोड़ दिया था, इसका नाम है केविन पॉल्सन। ठीक है। और ARPANET आप लोगों ने जानते हैं इसको कि नहीं जानते हैं? एक प्रकार का बहुत पुराना नेटवर्क है। ठीक है। साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा? तो ये विलियम गिब्सन ने गढ़ा था 1821 में। और ये कौन थे? विलियम गिब्सन। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी से बनने वाले वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले आपको पता रहना ज़रूरी है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था। अच्छा, जीएसटी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो 2018 से मनाना शुरू हुआ। 2017 में लागू हुआ था और 1 साल बाद से भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संविधान में 101वां संशोधन करके जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया? तो जीएसटी बिल राज्यसभा से पारित होता है 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को पारित होता है और 8 सितंबर को देते हैं राष्ट्रपति इसको मंजूरी। ठीक है। और 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी मिल जाती है। ठीक है। और ये लागू कब होता है भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लागू हो जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो असीम दास गुप्ता को जीएसटी का वास्तुकार माना जाता है भारत में। दोस्तों, ये जो असीम दास गुप्ता है ना, ठीक है, इन्हें 2000 में एनडीए सरकार के द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पूरी दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया वो है फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में ही जीएसटी लागू किया था। भारत में लागू किया गया जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? जो भारत में जीएसटी लागू किया गया है वो कौन से देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था। ठीक है। और जो जीएसटी भारत ने लागू किया है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? जैसे फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है पूरी दुनिया का। ठीक है। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई? तो जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में पेश करी गई थी। नेक्स्ट है
राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिज़ाइन और रोड मैप तैयार किया? तो ये 2009 में किया था। ठीक है। जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया? तो जीएसटी ने वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को प्रतिस्थापित किया। ये कब से लागू था वैट? तो ये 1 अप्रैल 2005 से लागू था। अब आपसे पूछा जाएगा बहुत शानदार क्वेश्चन, विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो अपनी विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य था असम। असम ने जीएसटी बिल को 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। देखिए हुआ क्या था, लोकसभा और राज्यसभा में जो जीएसटी बिल है ये पास हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद इस बिल को 50% राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिलना जरूरी था। ठीक है। और इसी क्रम में असम ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपनी विधानसभा में जीएसटी बिल को पारित किया। ठीक है। और दूसरा राज्य कौन सा बना? बिहार। बिहार ने 16 अगस्त को ये बिल पारित किया। और तीसरा बना झारखंड। ठीक है। अब देखिए 50% में यानी 29 राज्य थे। ठीक है। तो 29 का 50% लगभग 15। ठीक है। तो 15 राज्यों को ये बिल जो है ये पास करना ज़रूरी था अपनी विधानसभा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो 15वां राज्य है, ठीक है, ये कौन सा बना? तो आप कह देना 15वां राज्य बना गोवा। ठीक है। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक है। तो ये राजपत्र में अधिसूचित किया गया, ये बिल राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। ठीक है। फिर इसके बाद ये राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य कौन है? अब देखिए 15 राज्यों ने तो मंजूरी दे दी है, अपनी विधानसभा से पास करवा लिया, लेकिन अब ये बिल कंप्लीट हो गया, 50% राज्यों ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है। तो मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी और ये जो है ये कानून बन गया और राजपत्र में अधिसूचित हो गया। अब अधिसूचित होने के बाद जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा ने 1 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर फंसाएगा आपको, क्वेश्चन का लेवल कठिन करेगा, तो यही क्वेश्चन पूछेगा और आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है, ये कंटेंट आपको कहाँ से? तो भैया मेरे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और जब मतलब कोई भी एडुकेटर हो, जिस लेवल से मैं मेहनत करता हूँ, मैं सबसे आशा करता हूँ कि वो सारे एडुकेटर इसी टाइप से मेहनत करते होंगे और बेस्ट कंटेंट में लाने का पूरा प्रयास करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम से मतलब आपके एग्ज़ाम में कहीं और से क्वेश्चन ना पूछा जाए। हम तो 100% देने का प्रयास करते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि 100% यहीं से पूछा जाए। ठीक है। और लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमारे हर वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी को मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो अब अंतिम राज्य पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मणिपुर है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर, मणिपुर और हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर ने 5 जून 17 को मंजूरी दी और जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को मंजूरी दी। अंतिम राज्य पूछा जाएगा तो मणिपुर, और अंतिम राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर, अंतिम केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर लगाना है। समझ गए? अब देखिए जो SGST है यानी कि स्टेट जीएसटी अधिनियम है, ठीक है, ये पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दूसरा राज्य कौन है? तो आप कहेंगे बिहार। स्टेट जीएसटी अलग है। ठीक है। और जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। एक होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होता है IGST, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है SGST। ठीक है। एक होता है SGST मतलब स्टेट जीएसटी। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होता है CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी। और चौथा होता है क्या? UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए जो 4 प्रकार हैं CGST, SGST, IGST, UTGST, तो इन बिलों को लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया?
ये 4 अलग बिल हैं, ठीक है। तो इनको 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था राज्यसभा में 6 अप्रैल को। और हम बात करें कि राज्यसभा में सबसे पहले लोकसभा में 29 मार्च 2017 को, राज्यसभा में 6 अप्रैल 2017 को, और राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब होते हैं। अब देखिए GSTIN की फुल फॉर्म क्या है? GSTIN की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जीएसटी की तो यही रहेगी, ठीक है। अब केवल IN जुड़ गया है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। जो GSTIN है इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो इसमें 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब कौन सा डिजिट क्या बताता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक करदाता को 15 अंकीय GSTIN नंबर दिया जाता है, ठीक है। और इस नंबर के जो पहले 2 अंक होते हैं, ठीक है, ये राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर अगले जो 2 अंक होते हैं ये व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई का पैन होते हैं। और जो 13वां अंक होता है ये राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर क्या बताता है, आधार पर निर्धारित होता है। और जो 14वां अंक होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट रूप से जेड होता है। और जो अंतिम अंक होता है 15वां, ये चेक कोड के लिए होता है, ठीक है। तो ये लिख लो कहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। किसके द्वारा? देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉड्यूल का प्रस्ताव रखा गया। तो दोहरे जीएसटी यानी कि CGST और SGST जो मॉड्यूल है इसका प्रस्ताव रखा गया था चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। इस मॉडल के तहत जो जीएसटी है इसके 2 घटक होंगे, 2 मॉड्यूल होंगे। एक होगा CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी, इसको केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा और एकत्र भी केंद्र के द्वारा किया जाएगा। दूसरा होगा SGST यानी कि स्टेट जीएसटी, इसको संबंधित राज्य के द्वारा लगाया जाएगा और उसी राज्य के द्वारा इसको एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। अब बताइए राज्य यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में SGST और CGST में केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50-50% होता है, ठीक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाएंगे तो कह देना अभिनेता अमिताभ बच्चन। और कोई यदि जीएसटी की चोरी कर लेता है, ठीक है, किसी ने जीएसटी की चोरी कर ली या फिर किसी प्रकार का और धोखाधड़ी कर लिया जीएसटी में, तो कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो अधिकतम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और उसमें मोटा जुर्माना लगाया जाता है। मतलब जिस हिसाब से चोरी करी है 1 करोड़, ठीक है, 10 लाख, 1 अरब तक के जुर्माना लगाए गए। मॉड्यूल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूचियां हैं, ये भी पूछा जाता है। तो जो मॉडल जीएसटी कानून है इसमें 162 तो सेक्शन हैं, याद रखना 162 सेक्शन हैं, 25 इसमें चैप्टर हैं और 4 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये कंप्लीट याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, कुछ भी पूछा जाएगा। चैप्टर कितने? 162 सेक्शन कितने? 162, चैप्टर 25 और 4 शेड्यूल हैं। अब देखिए मॉडल जीएसटी कानून की किस अनुसूची में ये वर्गीकृत किया जाता है कि कोई सप्लाई गुड्स है या सर्विस? तो ये अनुसूची 2 में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए ये CGST एक्ट अलग है, ठीक है, इसमें अनुसूचियां पूछी जाएंगी। तो इसमें भी आप जान लो कि इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 21 चैप्टर हैं और 174 जो हैं ये सेक्शन हैं, समझ गए। जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर की दर लगभग कितनी थी? जीएसटी से पहले लगभग वैधानिक दर जो है ये 26.5% थी। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की दर जो है ये 18% के दायरे में आ गई है। GSTN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए जीएसटी की तो सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केवल एन जुड़ा है ना, तो यहाँ पर नेटवर्क आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जो GSTN सॉफ्टवेयर है
इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो आप कहेंगे इन्फोसिस कंपनी ने जीएसटी एंड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया, तो जीएसटी योजना भी भारत सरकार ने लागू करी और इसके प्रचार के लिए भारत ने नारा दिया एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम जब जीएसटी लाया गया तो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो यही जो हैं जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को करी गई थी और जीएसटी परिषद सचिवालय का जो मुख्यालय है ना, ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। बताइए, जो जीएसटी लॉ है, गुड्स एंड सर्विसेज कानून, इसमें कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है, तो जीएसटी लॉ में 22 तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए, इन 22 जीएसटी रिटर्न में से केवल 11 प्रकार के जीएसटी रिटर्न एक्टिव जीएसटी रिटर्न है। ठीक है, केवल 11 एक्टिव हैं, 4 सस्पेंड हैं और 8 जो हैं ये व्यू ओनली हैं। ठीक है, जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया, 1 सितंबर 2023 से किया गया। ठीक है, प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में, और सितंबर 2016 में इसका आयोजन किया गया। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है, जीएसटी दरों से संबंधित समिति का नाम है अरविंद सुब्रमण्यम पैनल। आपसे पूछा जाएगा कि अरविंद सुब्रमण्यम पैनल का संबंध किससे है, आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, फलाना लिमका ढमका, तो आप कह देना ये जो समिति है ये जीएसटी दरों से संबंधित है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण जो है इसको शॉर्ट में एनएए कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राधिकरण है इसको किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, तो इसको सीजीएसटी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। ये जो प्राधिकरण है एनएए, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बद्री नारायण शर्मा इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को देख लिया। अगला हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है पुलिस विभाग से संबंधित क्वेश्चन, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले आप इसमें बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। सबसे पहले तो आदर्श वाक्य की पता होना ज़रूरी है ना, तो ये है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और यूपी पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग कब लॉन्च किया, 16 अगस्त 2023 को यूपी पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग लॉन्च किया। ठीक है, और यूपी पुलिस का एथम सॉन्ग है क्या, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का ताज सजाया है। ये है यूपी पुलिस का एथम सॉन्ग और इस सॉन्ग को रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और कुंवर सिंह अंसित ने इसको गाया है। ठीक है, ये दो नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ये नाम कभी भी आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, पुलिसिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया, एक बार गलती से मैंने 2022 बोल दिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो भैया, 2020 में यूपी में पुलिस कमिश्नरी जो प्रणाली है ये लागू करी जाती है। उद्देश्य कानून व्यवस्था को बेहतर और लोकप्रिय बनाना। किसी राज्य में पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो डीजीपी होता है। ठीक है, डीजीपी की फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है, इसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। ठीक है, ये किसी राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। नेक्स्ट है पुलिस के लोगों का रंग क्या होता है। आप लोग ये पुलिस का लोगो देख पा रहे होंगे, इसका रंग कैसा है, लाल और नीला। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आ गया, भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो भारतीय पुलिस अधिनियम है 1861। यह अधिनियम 1861 में ही पारित हुआ था
और इस अधिनियम की धारा 1 में ही पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है। और भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? टोटल धारा पूछी जाए तो टोटल 47 धाराएं हैं। ठीक है। और मैंने बताया कि ये अधिनियम 1861 में ही पारित किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में एक समान पुलिस प्रणाली लागू करना इसका उद्देश्य है। और आपसे पूछा जाए पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, तो 16 पद होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ऊंचा पद जो है ये डीजीपी का होता है और सबसे निचला पद जो है ये कांस्टेबल का होता है। पूछा जाएगा सबसे निचला पद कौन सा होता है? कांस्टेबल का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 मार्च 1951 से अस्तित्व में आया। ठीक है। जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है ये हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पुलिस विभाग कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए ये राज्य गृह मंत्रालय के अधीन है। कौन से? राज्य गृह मंत्रालय के अधीन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है। पहले कहाँ पर था? प्रयागराज में, लेकिन अभी लखनऊ में और लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में है। आपसे पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी और इस एकेडमी में जो आईपीएस होते हैं इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है। और जो हमारे पहले गृह मंत्री थे ना पटेल साहब, इनने 15 सितंबर 1948 को इस एकेडमी की स्थापना करी थी। इसलिए इस एकेडमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। ठीक है। अब पूछा जाए कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है। इंटरपोल की हम बात करें, इंटरपोल की, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है। इंटरपोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया फ्रांस के लियोन में है। सदस्य देश कितने हैं? 195। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। ठीक है। और जो भारत है ना, ये इंटरपोल का सदस्य कब बनता है? तो 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बनता है। यूपी पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और किस अधिनियम के तहत यूपी पुलिस की स्थापना की गई थी? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना करी गई थी। सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो जो असम राइफल्स है ना, ये सबसे पुरानी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी की, तो पुलिस थाने सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे? यूपी में। अब यूपी में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो आप कहेंगे 1526 पुलिस स्टेशन है यूपी में। पूरे भारत में कितने पुलिस थाने हैं? तो 16,671। ठीक है। और यूपी का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? तो नारखी पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद में, ये यूपी का सबसे बड़ा पुलिस थाना है। उत्तर प्रदेश के जो पहले महानिदेशक थे इनका क्या नाम था? तो नरेश कुमार। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? इनका नाम याद रखना, लक्ष्मी सिंह, अभी 1 साल पहले बनी है लगभग। पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? पुलिस का फुल फॉर्म जान लो भैया, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी पुलिस का फुल फॉर्म होता है। भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में थाना दिवस हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम कौन करता है? तो ये एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड करता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 में। और उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम,
इसको यूपी कोका कहा जाता है, बहुत फेमस है यूपी कोका। 2017 किस वर्ष पारित किया गया? ये अधिनियम तो है 2017 लेकिन पारित हुआ 2018 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर यानी कि WPL क्या है? तो महिला सुरक्षा के लिए जो है 1090 WPL है। ठीक है। और यदि आपसे घरेलू हिंसा पूछी जाए, किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो हेल्पलाइन क्या है? 1091। ठीक है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1930 है। अभी हम हेल्पलाइन नंबर भी पढ़ेंगे आगे, जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं, आपातकालीन नंबर हैं, या फिर आपको टोल फ्री नंबर बोल सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें WPL की, तो मैं बता चुका हूँ महिला पावर लाइन नंबर, इसको WPL कहा जाता है, ये 1090 है। और यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, उसके साथ बुरा दुर्व्यवहार होता है, कोई उस मतलब घर में मारपीट कर रहा है, पति दारू पी के आ रहा है और दे मार लगा रहा है, तो घरेलू हिंसा में 1091। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए। महिला पावर लाइन नंबर, कोई भी महिलाओं से संबंधित परेशानी हो तो आप 1090 लगा देना। ठीक है। और घरेलू हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, 1091 लगा देना। बाल संरक्षण के लिए जो चाइल्ड लाइन नंबर है ये 1098 है। साइबर क्राइम का बता चुका हूँ, यदि आपके साथ साइबर से संबंधित कोई धोखाधड़ी होती है, आप तो समझ गए ना साइबर क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप 1930 लगा देना। ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए आप 100 या 112 लगा देना। ठीक है। आपदा पुलिस के लिए यदि कोई आपदा आ जाती है तो आप 108 लगा देना। सैन्य पुलिस सहायता के लिए एक नंबर है, ये यूपी सरकार ने लॉन्च किया है, स्पेशली योगी जी ने। मतलब जो सेना के जवान हैं, या तो वर्तमान जवान या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे जवान, यदि उनको पुलिस की सहायता लेना है, उनको कोई परेशान कर रहा है, तो इसके लिए ये नंबर है 155200। ठीक है। यातायात पुलिस, ऐसा नहीं कि आप सेना की सहायता चाहते हैं तो लगा दें। सैनिकों के लिए, हमारे जवानों के लिए जो देश की सेवा कर रहे हैं या करके आ चुके हैं, उनके लिए यदि पुलिस की ज़रूरत है तो ये नंबर है। ठीक है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 103। और रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर है 139। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर है 1031। और घरेलू हिंसा या यौन हिंसा होती है किसी के साथ तो 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार, यदि आपके अधिकारों का कोई हनन हो जाता है तो आप लगाना 144-33 यानी कि 14-43-3। पावर कॉरपोरेशन के कस्टमर केयर का नंबर क्या है? तो बिजली से संबंधित कोई शिकायत है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों काट ली वगैरह वगैरह, तो आप 1912 लगा देना। मौसम से संबंधित कोई आप मदद चाहते हैं, पानी नहीं गिर रहा, 15 दिन हो गए, कब तक गिरने की संभावना, तो 1717 पे कॉल कर देना। रक्त बैंक, ब्लड बैंक, आपको किसी प्रकार के रक्त की ज़रूरत है, ठीक है, कौन से ग्रुप के रक्त की ज़रूरत है, तो आप इस पे लगा सकते हैं, या फिर आप डोनेट करना चाहें तब भी लगाएं। ठीक है। भूकंप की बात करें, भूकंप हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1092। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया जाता है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर लिख लीजिए, क्या है? 1064। अग्निशमन, यदि कहीं आगजनी हो जाती है 101 लगा देना। यदि LPG लीक हो जाती है कहीं पाइपलाइन में आपके घरों में तो 1906 लगा देना। वायु संबंधी कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है वगैरह वगैरह, तो आप 1071 लगा देना। ठीक है। वायु दुर्घटना में 1071 है। ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे तो रेल दुर्घटना में 1072 है। और यदि रोड दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए 1073, यानी सबसे पहले वायु में 71, फिर रेल में 72 और रोड में 73। ठीक है। और राजमार्ग, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 1033। बढ़ते क्रम में ये नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, 1033 है ना। जन शिकायत CM हेल्पलाइन, इसको CM खुद वो कर रहे हैं मॉनिटरिंग, तो इसका क्या है? 1076 है। ठीक है। यदि कोई कोटेदार राशन कम तौलता है, ठीक है, बीच में वो मतलब अपना वो कर लेता है, ठीक है, मतलब कम तौल रहा है ना राशन, तो कोटेदार के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं 1077 पर। इंडियन रेलवे का वुमेन सेफ्टी नंबर क्या है? यदि आप रेल के अंदर यात्रा कर रही है कोई महिला, ठीक है, उसको कोई परेशान कर रहा है, उसको सेफ्टी की ज़रूरत है, तो 182 नंबर है। ठीक है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। यदि आपके साथ आप कस्टमर हैं, दुकान पर आपसे किसी ने ठगी कर ली है, ठीक है, तो आप 1915 लगा के आना। किसान कॉल सेंटर, किसान किसी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं, ठीक है, तो 1551। आपातकालीन एम्बुलेंस आपको पता ही है 108। आपातकालीन एम्बुलेंस लेकिन प्रेगनेंसी की कंडीशन में केवल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या फिर प्रसूता वगैरह जो हैं इनके लिए 102 है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है, जितने भी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर थे उनको हमने पढ़ लिया है। ओके, अब जितने भी प्रमुख वचन और नारे हैं एक बार हम उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने, दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, मारो फरंगी का जो नारा है ये मंगल पांडे ने दिया, कर मत दो कौन कहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि आप कर मत दो। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, इसकी रचना जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने करी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना करी। जन गण मन यदि नायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर ठाकुर ने इसकी रचना करी है। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भगत सिंह ने दिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये इकबाल ने दिया। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। ठीक है, अंग्रेजों से लाठी पड़ी थी ना इनने। ठीक है, इनने अनहैप्पी इंडिया किताब लिखी थी। इनने कहा था अंग्रेजों मतलब इनकी लाठियों के पड़े एक एक ताबूत की कुछ कील साबित होगी, ऐसा इनने कहा था लाला लाजपत राय ने। इनने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। पूर्ण स्वराज्य जो है या आराम हराम है ये नारा दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो ये नारा किसने दिए, तो गांधी जी ने नारा दिए हैं। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था। और जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान किसने जोड़ा, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रमुख नारे थे उनको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो डन मानो पूछे ही जाएंगे। सबसे पहले हमें कौन सा दिवस पढ़ना है, संविधान हत्या दिवस, क्योंकि ये इसी साल घोषित किया गया है। तो संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा करी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसकी घोषणा क्यों करी गई, क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 25 जून 1975 को इंदिरा सरकार ने क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था। और ये आपातकाल लगभग 2 साल चला था 1977 तक। ठीक है, तो अभी जो सरकार है ना, मोदी सरकार, इसने कहा है कि आपने संविधान की हत्या करी थी, आपने संविधान की जो आत्मा है उसका गला घोटा था, इसलिए हम क्या करेंगे 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सभी दिवसों को पढ़ लेते हैं। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। ठीक है, किसकी जयंती पर होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो सभी लोग जानते होंगे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की स्मृति है। ठीक है, तो शोक दिवस मनाया जाता है और सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, फरवरी में एक तो 4 फरवरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कैंसर दिवस होता है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि जब किसी को कैंसर हो जाए तो क्या होता है, चीर फाड़ होती है ना कैंसर में, चीर फाड़, तो चीर से बन जाएगा 4, फाड़ से बन जाएगा फरवरी, है ना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
जो प्रमुख दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाला जो डिटेल वीडियो है ना, वो चैनल पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पहली बार कब मनाया गया, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, कब से मनाना शुरू हुआ, ठीक है, थीम वगैरह सब कुछ अपडेट करके डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। 13 फरवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, किसकी जयंती पर, तो सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। लेकिन हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब पढ़ेंगे, आगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पढ़ेंगे। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस होता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। मार्च की बात करें तो आ गया ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, कब, 8 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को क्या, विश्व टीबी दिवस। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस, तपेदिक दिवस ये 24 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी अप्रैल की बात करें, 23 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस और वी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती होती है। ठीक है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें सबसे पहले 1 मई की। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये यूनेस्को ने घोषित किया था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, ये भी पूछा जाता है। 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। जून में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और 21 जून, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 21 जून को क्या होता है भैया, तो 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, जब आप योग करते हैं तो साथ में क्या सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो विश्व संगीत दिवस भी कब, 21 जून को मनाते हैं। 29 जून भी महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और सांख्यिकी दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य पर, तो प्रोफेसर थे पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था। इनकी जयंती पर हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हर साल 29 जून को। जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, किसके जयंती पर, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर। ठीक है, और हम बात करें 11 जुलाई की तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं और 26 जुलाई को विजय या फिर कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगस्त की बात करें 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, केवल राष्ट्रीय युवा दिवस हमने कब पढ़ा, तो हमने पढ़ा क्या, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और एक दिन बाद 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस होता है ना। पाकिस्तान एक दिन पहले ही स्वतंत्र हो गया था, मतलब एक दिन पहले ही अलग राष्ट्र की घोषणा हो गई थी। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है और मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को 5 स्टार लगाओ, ये पूछा जाता है किसकी जयंती पर, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से है। सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। ठीक है, और इसी के बाद यदि हम बात करें 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को क्या होता है, विश्व शिक्षक दिवस, ये यूनेस्को ने घोषित किया था। ठीक है, हम सितंबर के पढ़ रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो आप कहेंगे 10 जनवरी को होता है। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस होता है, ये भी पूछा जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, नवंबर में 10 नवंबर को परिवहन दिवस या फिर वन शहीद दिवस, ठीक है, मनाते हैं हम। और शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और ये जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर भी पूछा जाता है, बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू जी की जयंती होती है। ठीक है, नेहरू जी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और बच्चे भी इनको चाचा चाचा के उपनाम से जानते थे, मतलब चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस भी होता है। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में तो आप एक कोड याद रखो, आप ऐसा लिखो, एक विनाश दिसंबर। क्या एक विनाश हुआ था, कब हुआ था? तो वो दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर से आपको पता चलेगा ये दिसंबर महीने के हम दिवस को पढ़ रहे हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसको हम मतलब 4-5 दिवस याद करवा दूंगा। देखिए, ए से क्या बनता है, ए से हमारा बन जाता है 1 दिसंबर। ठीक है, और 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस होता है। ठीक है, का से हमारा बन जाता है कंप्यूटर दिवस। ठीक है, देखो 1 2, तो 2 दिसंबर को क्या होता है, कंप्यूटर दिवस। वी से हमारा बन जाता है विकलांगता दिवस। तो कहाँ पहुंच गए, 3 पर। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस होता है। ठीक है, ना से हमारा बन जाता है 4, पहुंच गए ना, नौसेना दिवस। ठीक है, नौसेना दिवस 4 पर पहुंच गए। तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक विनाश दिसंबर, कोड याद कैसे होगा, एक विनाश हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, MIS मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 3 से 4 दिसंबर। ये लिखा, भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब, 3 दिसंबर की रात और 4 दिसंबर के दिन को ये त्रासदी हुई थी। ठीक है, इसलिए भोपाल गैस त्रासदी भी कब मनाते हैं हम, तो ये 3 दिसंबर को मनाते हैं। एक विनाश दिसंबर, ये ट्रिक है। 4-5 दिवस आपको इजीली याद हो जाएंगे, आप पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 5 दिसंबर को सामाजिक विकास हेतु स्वयंसेवी दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इस दिन क्रिसमस डे भी होता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे। अब हम फेमस लोक नृत्य को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इनको पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, ये भी पूछा जाता है। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम भी केरला का, उड़ीसी तो उड़ीसा का है, नाम से ही समझो। शास्त्रीय जो है ये असम का है, मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये तो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 भारत में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लोक नृत्य हैं, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो कुचिपुड़ी, भामकल्पम, वीरनाट्यम, कोलाट्टम, बुट्टा बोम्मालू। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैं। असम के बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, नागर नृत्य है। बिहार में जटा जतिन है, बखो बखेन है, पवरिया है, समा चकवा है और विदेशिया। ठीक है, ये बिहार के हैं। गुजरात में गरबा है, डांडिया रास है, तिप्पानी ज्यूरन है और भभई, ये गुजरात के हैं। हरियाणा में झूमर है, फाग है, डफ है, धमाल है, गागौर, ये सारे हरियाणा के हैं। हिमाचल में झोरा है, झाली है, महासू है, नाटी है और दांगी है। जम्मू कश्मीर में रऊफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिकत है, मंडजस है, कुददंडी है, नाच है। ठीक है, दमाली है। कर्नाटक में यक्षगण कर्नाटक का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हुत्री, सुग्गी, कुनिथा, करगा और लंबी। ठीक है, केरला में कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है। ओटम थुलाल है, मोहिनीअट्टम है। महाराष्ट्र का लावड़ी, नकटा, कोली और बोहड़ा। उड़ीसा में उड़ीसी, ये शास्त्रीय नृत्य है। सावरी, घुमारा और छऊ बहुत पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल का काठी है,
गंभीरा है, ढाली है, जात्रा जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल की फेमस है। पंजाब में तो भांगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, गिद्दा भी है और भांड, ये तीनों फेमस है पंजाब के। राजस्थान में घूमर है, चक्री है, गणगौर है, झूलन लीला है और कालबेलिया, ये राजस्थान के फेमस हैं। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम है, कुमी है, कोलाट्टम है और कबाड़ी है। ठीक है, यूपी में नौटंकी, रासलीला, काजरी, उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और छपेली। गोवा में तरंग मेल, मोदनी, जागर, रणमाले और टोन्या मेल। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य। ठीक है, और माच। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और है राई। राई मतलब ये बुंदेलखंड का बहुत फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गौरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी और चंदेनी। झारखंड में अलकाप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर और घोड़ा नाच। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो बुइया, बांचो और बारदोझम। मणिपुर में ढोलचोलम, नूपा डांस और लूसा डांस। मेघालय में नोंगक्रेम और लाहो। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुल्लम, चेलम और लंगलम। नागालैंड में रंगमा, बैम्बू डांस, जेलियांग और हैत लेवल्यू। ठीक है, त्रिपुरा में होजागुरी और सिक्किम में चूफाट डांस है, सिकमारी, याकचाम है, मारूनी डांस है। लक्षद्वीप का लावा बहुत ज़्यादा फेमस है। लावा, कोलकली और परिचकली, ये कहाँ की हैं? ये लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर हमने फेमस जो लोक नृत्य हैं उनको भी पढ़ लिया। मतलब जितने भी 8-9 टॉपिक थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे उन सभी को हमने बहुत आसान भाषा में पढ़ लिया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? ये सारे टॉपिक आप चाहते हैं तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसी ई बुक के अंदर ये सारे टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप एग्ज़ाम को फतेह करना चाहते हैं, वर्दी हासिल करना चाहते हैं तो इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। डिस्काउंट भी चल रहा है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब कौन सा टॉपिक बचा है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके बहादुर सर कोई सा भी टॉपिक हो बनाएंगे। भले टाइम लग जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाए, मैं नहीं तो कौन करेगा मेहनत आपके लिए। ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप दिल से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, मम्मी पापा के सपनों को साकार कीजिए और ये जो माथे पर बेरोजगारी का कलंक है ना, इसको हटाइए। ठीक है, मेरी मेहनत लगे, मैं करूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका बहादुर सर। जय हिंद।